ब्रिटेन्स लोगों को वेल्स की ओर खदेड़ा गया और उनकी ज़मीन पर आए नए लोगों ने 7 राज्यों की नींव रखी। एसेक्स, वेसेक्स, ससेक्स, ईस्ट एंग्लिया, नॉर्थम्बरलैंड, मर्सिया और केंट, जिन्हें इतिहास में हेप्टार्की कहा जाता है। ब्रिटेन्स को अब वेल्स बुलाया जाने लगा, जिसका मतलब था अजनबी, और नए लोगों ने खुद को एंग्लोस या सेक्सन्स कहकर बुलाया और इस धरती को एक नया नाम दिया, इंग्ला लैंड, यानी अंग्रेजों की ज़मीन। यहीं से जन्म हुआ इंग्लिश शब्द का, जो इस धरती की नई पहचान बना। नमस्ते दोस्तों, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक धमाकेदार सीरीज, जहां हम रोचक अंदाज में इंग्लिश लिटरेचर को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप इंग्लिश में शानदार मार्क्स हासिल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस द्वीप की जिसको 43 ईस्वी में रोमन आक्रमण के बाद ब्रिटानिया नाम दिया गया था। ये कहानी है उस वक्त की जब ब्रिटेन्स को वेल्स की ओर खदेड़ा गया और उनकी ज़मीन पर 7 राज्यों की नींव पड़ी। एसेक्स, वेसेक्स, ससेक्स, ईस्ट एंग्लिया, नॉर्थम्बरलैंड, मर्सिया और केंट, इन्हें ही इतिहास में हेप्टार्की कहा जाता है। ब्रिटेन्स को वेल्स बुलाया जाने लगा, जिसका मतलब था अजनबी, और इन नए आए लोगों ने खुद को एंग्लोस या सेक्सन्स कहकर इंग्लिश नाम को जन्म दिया। लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन नहीं रही। 787 में डेनिश हमलावरों यानी स्कैंडिनेवियाई वाइकिंग्स की तलवारें इस धरती पर उतरी। 794 में उन्होंने जारों को मठ को लूट लिया और यहीं से शुरू हुई वो आंधी जिसने एंग्लो सैक्सनों के राज्यों को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है उस तूफान की और उस राजा की जिसने इस तूफान में अपने देश को बचाने का सपना देखा, जिसका नाम है एल्फ्रेड, वेसेक्स का राजा। 871 में वेसेक्स का तख्ता अल्फ्रेड को मिला, मगर यह तख्ता कोई फूलों की सेज नहीं था। डेनिश हमलावरों की तलवारें पहले ही इंग्लैंड की धरती को लहूलुहान कर चुकी थी। 794 में उन्होंने जारों के मठ को लूट लिया था और अब उनकी आंखें इस धरती की समृद्धि पर टिकी थी। अल्फ्रेड का दिल जोश से भरा था। वो अपने देश को आज़ाद करना चाहता था, जैसे कोई बेटा अपनी माँ को बंधन से मुक्त कराने की ठान ले। लेकिन अल्फ्रेड की शुरुआत निराशाजनक थी। उसने डेंस को पहले तो रिश्वत देने की कोशिश की और नहीं माने तो उनसे जंग भी लड़े, पर उनकी हमलों की लहरें कभी थमने का नाम नहीं ले रही थी। 878 में 7 साल की जंग के बाद चिम्पेनहम में अल्फ्रेड हार गया और हारने के बाद उसे जंगल में वेश बदलकर छिपना पड़ा। उन दिनों की कहानियाँ बताती है कि एक बार अल्फ्रेड एक किसान की झोपड़ी में छुपा था। वहाँ की औरत ने उसे रोटियां सेकने को कहा, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोया था, अपनी हार की ख्याल में खोया था। रोटियां जल गई और औरत ने उसे बहुत खूब डांटा, बिना ये जाने कि वो एक राजा है। लेकिन यह सब होने के बावजूद अल्फ्रेड ने कभी हार नहीं मानी। उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने फिर कुछ वफादार साथियों को इकट्ठा किया और एक आखिरी हिम्मत भरी कोशिश की। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया और फिर एक जंग हुई जिसे एडिंगटन की जंग कहा जाता है। एडिंगटन की जंग में अल्फ्रेड ने डेनिश सरदार गुथरम को धूल चटाई और उसके बाद वेडमोर की संधि हुई, जिसमें अल्फ्रेड को वेसेक्स, ससेक्स, केंट, ये सब प्रदेशों का कुछ हिस्सा और एसेक्स और मर्सिया का
कुछ हिस्सा मिला और उन प्रदेशों का उन्हें अधिपति माना गया। बदले में कुछ जमीन डेन्स को देनी पड़ी, जिसे आज डेनोल कहते हैं। ये जीत सिर्फ तलवार की नहीं थी दोस्तों, ये तो थी एक राजा की हौसले की जीत, जो अपनी धरती को संवारना चाहता था। अल्फ्रेड सिर्फ योद्धा नहीं था, वो एक सपने देखने वाला था, जिसके लिए देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक परिवार था। उसने जहाज बनवाए ताकि डेनिश हमलावरों से अपनी धरती को बचा सके। उसने कानूनों को सुधारा ताकि इंसाफ की रोशनी हर गांव तक पहुंचे। और सबसे खास, वो ज्ञान का दीवाना था। उसने महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स को भी बढ़ावा दिया, जो आज उस दौर की कहानियों का खजाना है। अल्फ्रेड वो दीपक था जो आंधियों में भी जलता रहा। अल्फ्रेड की मृत्यु के बाद उसके बेटे एडवर्ड और बेटी एथेलफ्लेड, जिन्हें लेडी ऑफ मर्सिया कहा जाता है, उन्होंने देश को संभाला। एडवर्ड ने डेनोलो के कुछ हिस्से को जीता और अपने राज्यों को नॉर्थम्बरलैंड तक फैलाया। उसने खुद को डेन्स, इंग्लिश और वेल्स पर शासन करने वाला ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया। उसकी बहन एथलफेल्ड ने मर्सिया को मजबूत किया और उसका शासन अच्छी तरह से संभाला। लेकिन समय बदलता रहा। एडवर्ड के बाद आए राजाओं एथेल्स्टान, एडमंड, एडरेड और एडविग, इन राजाओं के दौर में इंग्लिश राजपाट कमजोर पड़ने लगा। डेनिश हमले फिर से तेज हुए। एथेल्स्टन का राजा परेशानियों से भरा था। एडविग, जिसने सिर्फ 4 साल राज किया, एक प्रभावशाली पादरी डंस्टन से झगड़ा करने के लिए उन्हें याद किया जाता है। डंस्टन बाद में प्रथम एडगर के समय में कैंटरबरी का आर्कबिशप बना। एडगर के 16 साल शांति के थे। उनके बाद आए एथलर्ड द ऑनरेडी, जिनके 36 साल का शासन अशांति से भरा हुआ था और देश को कमजोर किया। एथेलरेड ने डेन्स को रोकने के लिए डेनगोल्ड नाम का कर लगाया, लेकिन उसका कुशासन उसके थानों को उससे दूर ले गया। वे डेन्स के साथ मिल गए। उस वक्त डेन्स का नेतृत्व कर रहा था स्वेगन, एक कुशल राजा, जिसके बेटे कनट ने 1016 में इंग्लैंड का तख्ता हथिया लिया। इस तरह एंग्लो सैक्सनों और डेनिशों की 2 प्रजातियां एक नेतृत्व में एकजुट हुई। लेकिन डेनिश का राज्य ज़्यादा दिन नहीं चला। कनट के दोनों बेटों ने राजा की अयोग्यता दिखाई। इंग्लिश और डेन्स ने मिलकर एथेलरेड के बेटे एडवर्ड द कन्फेसर को बुलाया, जो नॉर्मंडी में पला बड़ा था। एडवर्ड अपने नॉर्मन दोस्तों के साथ इंग्लैंड आया, लेकिन जल्द ही इंग्लिश को एक नया दुश्मन मिला, नॉर्मन्स। वे भी एंग्लो सैक्सन और डेन्स की तरह इस धरती की समृद्धि के पीछे आए और अपनी बस्तियां बसाई। ये कहानी बताती है कि अल्फ्रेड के शासन ने एक एकीकृत इंग्लैंड की नींव रखी, जिसमें रक्षा, कानून और संस्कृति में स्थायी योगदान शामिल है। यह अवधि एंग्लो सैक्सन, डेनिश और नॉर्मन प्रभाव के जटिल अंतर संबंध को दर्शाती है, जो इंग्लैंड के प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास को आकार देती है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।